गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। और सर्किट में भी चूंकि हम लोगों का ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिकल है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। तो सबसे पहली रही बात इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैटरी हो या डायनमो हो या अल्टरनेटर हो, ये सभी हम लोगों को क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि किसी वायर के माध्यम से यानी किसी कंडक्टर के माध्यम से कोई भी उपकरण हो या रेजिस्टेंस हो, उसके माध्यम से गुजरता हुआ, और इस बीच में क्या करते हैं हम लोग, उस दोनों के बीच में स्विच देते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग करते हैं क्या कि कोई भी बैटरी है या डायनमो है, तो बैटरी से जो टर्मिनल्स निकलते हैं, इसमें हम लोग स्विच को दे देते हैं, स्विच को इंक्लूड कर देते हैं। और इसके बाद कोई भी उपकरण, वो क्या हो सकते हैं, लैंप हो सकते हैं या ABCD कुछ भी हो सकते हैं उपकरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेटर, डायनमो अथवा बैटरी के जरिए पॉजिटिव से, अगर बैटरी होगा तो पॉजिटिव से, और अगर यदि आपका AC होगा तो फेज से होते हुए स्विच के माध्यम से रेजिस्टेंस, लोड को हम लोग बोलते हैं, लोड को हमेशा रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो बैटरी से होते हुए, स्विच के माध्यम से होते हुए आपका लोड में आया, लोड से होते हुए ये क्या हो जाता है, निगेटिव को प्राप्त होता है, निगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस, इसको प्लस। ये हो गया आपका DC सर्किट के साथ, DC। लेकिन अगर यदि ये सोर्स जो है यहां पे क्या है, हमने बैटरी लिया है, ये सोर्स क्या हो सकता है, बैटरी के जगह आपका डायनमो भी हो सकता है, डायनमो हो सकता है, अल्टरनेटर हो सकता है। तो देखिए, डायनमो और बैटरी की बात करें तो इससे हमको DC करंट मिलेगा, लेकिन अल्टरनेटर की बात करें तो AC सर्किट मिलेगा। तो सर्किट को डिफाइन करने का एक दूसरा माध्यम भी हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टरनेटर से पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए स्विच से होकर उपकरण के लोड में या रेजिस्टेंस से होते हुए अगर न्यूट्रल को प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्किट। अब देखिए, सर्किट को पूरा होने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। उसमें पहला जो आपका है वो है आपका विद्युत। आपका सर्किट जो है
लीगल तब माना जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास अवेलेबल है और आपके पास वायर नहीं है तो आप जो है सर्किट नहीं बना सकते, इसीलिए दूसरा इसमें होता है आपका माध्यम। इसके बाद आपका आता है नियंत्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच। नियंत्रक, इसी को हम लोग स्विच बोलते हैं। और इसके बाद आपका होता है उपभोक्ता। तो किसी भी सर्किट में ये चारों चीज़ों का होना आवश्यक है। तो देखिए, ये सोर्स है जो हमको विद्युत दे रहा है, ये आपका क्या है, ये माध्यम हो गया, ये जो वायर है, ये आपका जो स्विच लगा हुआ है ये नियंत्रक हो गया, और ये जो लोड जलाया जा रहा है ये उपभोक्ता हो गया। तो किसी सर्किट में कम से कम इन चार माध्यमों का होना आवश्यक है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने एक सर्किट डिजाइन किया है, तो इसमें हम लोग जो है नामकरण कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, तो सेलों का समूह है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत। ये क्या करेगा, विद्युत को उत्पन्न करेगा। ये आपका क्या है, ये जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियम। और ये मीडियम क्या हो सकता है, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके वायर या कंडक्टर। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर, और ये आपका हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर, उपभोक्ता। तो ये जो है आपका 1 2 3 4, यानी एक सर्किट में कम से कम इन चार मीडियमों का होना आवश्यक है। अगर यदि इनमें से कोई भी एब्सेंट हो जाए तो सर्किट को इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका, सर्किट को जानने के बाद आता है आपका सर्किट के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये चार टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें आता है आपका क्लोज सर्किट। दूसरा आपका होता है ओपन सर्किट। तीसरा आपका होता है शॉर्ट सर्किट।
चौथा आपका होता है लीकेज सर्किट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट परिपथ, और इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज परिपथ। तो टाइप्स ऑफ सर्किट की बात करें तो ये 4 टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले को जानते हैं क्लोज्ड सर्किट किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम जो है आपको सिंबल बनाते हैं। ये देखिए, ये जो टर्मिनल है आपका, ये और ये, इन दोनों बिंदुओं में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी कि वोल्टेज जब हम यहाँ पे देंगे तो ये क्या होगा, और यहाँ पे हमको देखना चाहिए, ये देखिए, ये कंज्यूमर के साथ यानी उपकरण के साथ ये डायरेक्टली लगा हुआ है। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, अगर यदि हम डीसी सर्किट के साथ लगा रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव देना चाहिए। लेकिन अगर यदि हम लोग एसी सर्किट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देंगे न्यूट्रल और यहाँ पर हम लोग देंगे फेज। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो फेज को हम लोग क्या करेंगे, स्विच के जरिए देंगे, और स्विच यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन मोड में होना चाहिए। और ऑन मोड में जब होगा तो ये जो लैंप है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। तो देखिए, जब ये लैंप ग्लो कर रहा है इस स्विच को ऑन करने के बाद, तो हम ये जो सर्किट होगा, इस सर्किट को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। अब देखिए, दूसरा इसी सर्किट में हम लोग समझते हैं, ये जो स्विच है, ये अगर यदि स्विच आपका यानी कंट्रोलर आपका ऑफ मोड में रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। लेकिन ओपन सर्किट के एक और कारण भी हो सकते हैं कि ये स्विच आपका ऑन है, लेकिन स्विच ऑन होने के साथ साथ ये जो हमने यहाँ पे माध्यम बना रखा है, ये माध्यम में कहीं से भी या तो न्यूट्रल में वायर ब्रेक कर जाए या आपका फेज में कहीं तार ब्रेक कर जाए। तो मिनिमम कम से कम एक जगह कहीं ना कहीं ब्रेक होना चाहिए। तो अगर यदि माध्यम अथवा स्विच ऑफ हो तो फिर ऐसे सर्किट को हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जब स्विच को ऑन भी करते हैं तो आपका लैंप जो है ग्लो नहीं करेगा, और लैंप जब ग्लो नहीं करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्किट, डज नॉट ग्लो। तो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में बस इतना ही अंतर है कि आपका देखिए सोर्स लगा हुआ है, उपभोक्ता है, नियंत्रक है, और आपने जो मीडियम इस्तेमाल किया है और उसका जो आपने कनेक्शन किया है, उस कनेक्शंस में जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो लैंप ग्लो करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कहीं भी वायर अगर यदि ब्रेकेज है तो आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट। अब देखिए शॉर्ट सर्किट, तीसरा आता है आपका शॉर्ट सर्किट।
तो शॉर्ट सर्किट कुछ इस प्रकार का सर्किट होगा, ये देखिए। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस दोनों में जब हम लोग सोर्स दिए तो ये क्या होगा कि यहाँ पे स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करने पर क्या होगा कि ये जो है यहाँ से धारा निकल करके जाएगी और ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु कंज्यूमर तो यहाँ पे है, तो ये क्या होगा कि इस माध्यम से आकर के डायरेक्टली लाइन जो है, डायरेक्टली करंट आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो दोनों वायर आपस में सटे हुए हैं, इनका रजिस्टेंस, इसके माध्यम से जो रजिस्टेंस बन रहा है इसकी तुलना में इनका रजिस्टेंस कम है, इसीलिए यहाँ पे करंट जो फॉलो होगा वो आपका लो रजिस्टेंस पाथ से होगा, लो रजिस्टेंस पाथ से होगा, जिसके कारण कि यहाँ पे ये जो है वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो इसको ऐसे बोलेंगे, जब किसी सर्किट में उपभोक्ता से विद्युत ना गुजरकर सीधे तार से गुजर जाती है। तो देखिए ये आपका कंज्यूमर है, इससे नहीं गुजरा, डायरेक्ट गुजर गया, तो बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगी। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी आपकी, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो बहुत अधिक होगी, जो क्या करेगा, फ्यूज को उड़ा देगा, फ्यूज को उड़ा देगा और वायर के इंसुलेशन को, और वायर के इंसुलेशन को गला देगा। इसलिए गला देगा क्योंकि वो जो वायर का इंसुलेशन है उसके माध्यम से अधिक करंट फ्लो होगा, और अधिक करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि वो जो कंडक्टर है बहुत ही हीट होगा, और हीट होने के कारण उस वायर का इंसुलेशन जो है वो गल जाएगा। तो इस प्रकार के सर्किट को हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में ऐसा भी कह सकते हैं कि फेज और न्यूट्रल का किसी कंडक्टर के माध्यम से आपस में मिल जाना ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अब आइए चौथा आपका है लीकेज सर्किट। तो देखिए इसमें क्या होता है, लीकेज सर्किट में फेज और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन जैसे आपका ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में है उसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें फेज वायर या पॉजिटिव वायर भींगी या गीली दीवार के साथ संपर्क में आ जाते हैं तो कुछ धारा उस भींगी हुई दीवार के जरिए जमीन में पहुंच जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं, गीली दीवार के द्वारा अपना जो है पाथ को पूरा कर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज सर्किट।
तो यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किट है यहाँ से हमने सोर्स दिया और यहाँ पे जो है फेज हमने सप्लाई दिया। फेज जो है स्विच के जरिए ये भींगा हुआ दीवार, गीली दीवार के संपर्क में आता है और ये जो कंडक्टर है, ये जो माध्यम है, इस माध्यम का अगर यहाँ किसी भी पॉइंट पर इंसुलेशन ब्रेक है तो वो क्या करेगा, इसके जरिए, ये भींगी हुई दीवार के जरिए ही अपने पथ को पूरा कर लेगा और इसी परिपथ को हम लोग बोलते हैं लीकेज परिपथ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए, ये क्या होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, लेकिन ये जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध के लिए एक जो है, कोई भी मान लीजिए कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर घनाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घनाकार होना चाहिए। और ये जो कंडक्टर है, इसका लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों, या तीनों को या तो आप 1 mm रखें या 1 सेंटीमीटर रखें या 1 इंच रखें। तो ये क्या होना चाहिए कि जब किसी कंडक्टर का एकांक लंबाई, एकांक चौड़ाई और एकांक मोटाई या ऊंचाई का कोई कंडक्टर है, तो उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों, अगर आप mm में ले रहे हैं तो तीनों mm में होना चाहिए। अगर cm में ले रहे हैं तो दोनों आपका cm में होना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम cm में लेते हैं तो ये हम लेंथ मान लिए 1 cm, ये जो इसका हाइट हो जाएगा ये भी 1 cm, और फिर आपका ये जो आपका चौड़ाई है, ये पोजीशन, ये भी आपका होना चाहिए 1 cm। तो क्या बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के लिए कि जब किसी कंडक्टर का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों एकांक यूनिट हो, तो उस कंडक्टर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, प्रतिरोध के बारे में पहले से आप जान रहे हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, या नहीं तो हम कर सकते हैं वायर की लंबाई। दूसरा जो आपका कंडीशन होता है, वो जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, वो उस कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 1/A। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या होगा कि जब इन दोनों को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो ये आपका जो है रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये समानुपाती है चिन्ह
इस समानुपाती चिन्ह को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो अब देखिए रो क्या है, तो रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो बाय L। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो आप देखिए यहां पे अगर यूनिट आप बैठा देते हैं R, रो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं और एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में मापेंगे। तो जब लेंथ को आप सेंटीमीटर में माप रहे हैं, एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में माप रहे हैं, तो प्रतिरोध को आप ओम में मापते हैं, तो रो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कट जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा आपका। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर यदि हम यहाँ ओम रो अपॉन CM और यहाँ से अगर यदि हम लोग रो को फ्री करें, रो को अगर यदि हम यहाँ से फ्री करते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप देंगे ओम सेंटीमीटर। बाय चांस आप भूल भी जाएं तो इसको आप निकाल सकते हैं। आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।